दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है बांग्लादेश में तख्ता पलट और उसके बाद वहां पे हिंदुओं को जिस तरह मारा पीटा गया। तो ये हमें बताता है कि हम कहीं पर भी रहें, बांग्लादेश में रहें चाहे हिंदुस्तान में रहें, हमें एक कम्युनिटी से, ये जो मुस्लिम कौम है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिससे मारपीट करने का एक बहाना चाहिए होता है। पिछले दिनों आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है, जो असेंबली इलेक्शन था 2022 का, उसमें वहाँ चुनाव जीतती है। तो उनके समर्थकों को खुशी मनाना चाहिए कि हम चुनाव जीत गए, लेकिन उसके उलट उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए। भाजपा समर्थित जो भी भाजपा को सपोर्ट करने वाले जो भी थे, उन पर अत्याचार किए गए। तो ये एक ट्रेंड हिंदुस्तान में तो चल ही रहा है। इसके अलावा जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम वहाँ पे अगर बहुसंख्यक है, तो इस तरह का खतरा हमेशा बना रहता है। अभी भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह का खतरा तो बना ही हुआ है। हमेशा कोई भी घटना हो जाए तो हिंदुओं को वहाँ पे अत्याचार सहना ही पड़ता है। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल। कश्मीर में ये 1985-86 के समय कश्मीर में भी ये हालत थी, और वहाँ पे आपने देखा हिंदुओं को किस तरह मार के भगा दिया गया। तो ये हिंदुओं के लिए एक जागने का समय है। हिंदू पहचाने कि हमें एक होकर रहना है, हमें जातियों में नहीं बंटना है, जिसकी साजिश इंडी गठबंधन वाले भारत में जो विरोधी दल के नेता हैं, कांग्रेस हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टियां हो गई, या शरद पवार की पार्टी हो गई, या आरजेडी लालू यादव की पार्टी हो गई, ये पार्टियां चाहती है कि हिंदू बट के रहें। लेकिन अगर हिंदू बट के रहेंगे, जातियों में विभाजित होकर रहेंगे, तो इस तरह के अत्याचार हिंदुओं पे होते रहेंगे। बांग्लादेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, या भारत के किसी और राज्य में हो। तो हिंदुओं को अगर जातिवाद को छोड़ के अगर हिंदू सनातनी एक होकर रहते हैं, तो किसी भी मुसीबत का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। 2 दिन 3 दिन यह अत्याचार चला, लेकिन जब चौथे दिन पिछले शुक्रवार को वो घर से निकले और उन्होंने इस अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, जहाँ पर एक तरफ उनकी जुम्मे की नमाज हो रही है, दूसरी तरफ हरे रामा हरे कृष्ण चल रहा है। तो हिंदू काफ़ी संख्या में घर से निकल के आए और उनका जो अधिकार है उसके प्रति उन्होंने वहाँ के जो नए सत्ताधीश है उसको चेताया गया कि भैया हमारा भी बांग्लादेश में अधिकार है, हम भी बांग्लादेशी हैं, और हम हिंदू हुए तो क्या हुए, हमारा भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना एक मुस्लिम का है। तो ये चीज़ लोगों को बताना पड़ेगा। अगर हिंदू खुद से अपनी रक्षा नहीं करेगा तो दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो हिंदू कहीं पर भी हो, उसे अपने आप को इस बुलंदी तक पहुंचाना होगा कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके। इससे क्या होगा? सनातन का भी रक्षा होगा, सनातन धर्म का रक्षा होगा। तो आपने जिस तरह देखा, जब बांग्लादेश के हिंदू निकल के आए तो पूरा वर्ल्ड का, पूरे संसार का मीडिया भी हिंदुओं के पक्ष में कुछ बोलने लगा, जबकि 2 दिन पहले तक वो हिंदुओं के पक्ष में बोल भी नहीं रहा था और उनकी आवाज़ भी नहीं सुन रहा था। पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेसी तो इससे पूरा पल्ला अपना काट लिए। कांग्रेसियों का एक ट्वीट भी नहीं आया। उन्होंने हिंदुओं की आवाज़ उठाना भी पसंद नहीं किया। कांग्रेसियों ने हिंदुओं की आवाज़ उठाना भी पसंद नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर हम हिंदू की यहाँ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे मुसलमान भाई जो हमें वोट देते हैं, उनका वोट हमें नहीं मिलेगा। इन मुस्लिम वोटों की इतनी चिंता है कि वो हिंदुओं के पक्ष में बोल भी नहीं सकते हैं। तो
अब क्या है कि हिंदुओं को पहचानना है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है और उनका बुरा चाहने वाला कौन है। हिंदू को ये चीज़ पहचानना होगा। अगर हिंदू अभी नहीं जागे तो फिर हिंदुओं का विनाश होना तय है। जिस हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटते जा रही है, पाकिस्तान में से तो हिंदू खत्म ही हो गए, बांग्लादेश से भी हिंदुओं की संख्या आज 7% या 8% है। कभी वो 33% हुआ करता था। आज़ादी के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से 33% था। आज उनकी आबादी के हिसाब से उनका जो रेशियो है वो 7% पे है। तो हिंदुओं को सोचना होगा और अपने आप को ये एक जुझारू, एक उनका जो वहाँ पे जहाँ पे भी हिंदू रहते हैं एक जुझारू कौम के रूप में रहें। किसी चीज़ से डरे नहीं। गलत होता है तो वहाँ बोले ये गलत हो रहा है, कम से कम बोले तो बोलने से ही काफ़ी काम हो जाता है। अगर आप बोलेंगे भी नहीं तो फिर आपका काम कहाँ होगा। आज देखिए जिस हिसाब से हिंदू बांग्लादेश में निकल के आए, ढाका की सड़कों पे उन्होंने प्रदर्शन किया, चटगांव की सड़कों पे प्रदर्शन किया। अब उनके प्रति वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय का है, अब उनका नज़रिया थोड़ा बदलेगा और वो उन पे कुछ अत्याचार करने के पहले ज़रा एक बार सोचेंगे कि कहीं सारा गड़बड़ ना हो जाए। तो दोस्तों, हिंदू जहाँ पर भी हैं वो जागरूक रहें, अपने आसपास जागरूक रखें और इनका इस कौम का सोशल बहिष्कार भी करना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि कुछ धंधों पे ये बांग्लादेशी का एक छत्र राज्य कायम हो गया है। आज जो भी कचरा बीनने वाले हैं, जो भी कचरा बीनते हैं, आपके शहर में, आपके गांव में जो भी कचरा बीनने वाले लोग हैं, यहाँ पे बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया। ये आस्ते आस्ते हमारे समाज में आते हैं और घुल मिल जाते हैं। चूँकि इनका लेबर कॉस्ट कम रहता है तो हम इनको हायर करते हैं कि भैया ये हिंदू अगर कोई मजदूर है वो 100 रुपये मांग रहा है तो ये 50 रुपये में उसी काम को करने के तैयार है। आज जो कचरा वाला जो कारोबार है, जो कचरे का जो कारोबार है, इसमें इनकी घुसपैठ हो चुकी है हर जगह। बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह ये कचरे वाले कारोबार में ये आ गए क्योंकि कचरा बीनते हैं। इसके अलावा इनको जो रद्दी का कारोबार रहता है, जैसे आपके घर से जो भी रद्दी निकलती है, जो भी स्क्रैप निकलता है, इस पे इनका पूरा एक छत्र राज्य हो गया है। इसमें आप देखेंगे बांग्लादेशी को ही पाएंगे आप। प्लस ये जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो शहर में फ्लैट्स बनते हैं आजकल छोटे छोटे शहरों में फ्लैट का चलन हो गया है। तो वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं वो जनरली मुर्शिदाबाद से आते हैं। मुस्लिम मजदूर होते हैं। ये 24 घंटे में करीब 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। जिस बिल्डिंग में काम चलता है वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना बना के खाते हैं और करीब करीब 16 घंटा 18 घंटा वो खटते हैं वहाँ पे। इससे क्या होता है कि बिल्डर का फ़ायदा होता है, बिल्डर का काम फास्ट होता है, उसके पास पैसा काफ़ी तेज़ गति से आता है। तो बिल्डर भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं जो कि बांग्लादेश से मजदूर, वेस्ट बंगाल से मजदूर बुला के काम करते हैं। और वेस्ट बंगाल से सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से वहाँ मजदूर मिलेंगे आपको, वो जो कि मुर्शिदाबाद है। तो सारे मुस्लिम मजदूर रहेंगे और मुर्शिदाबाद से आते हैं, वो काम करते हैं। इसमें 50% बांग्लादेशी होते हैं। ये मुर्शिदाबाद से जो मजदूर आते हैं इसमें करीब सारे मुस्लिम तो होते ही हैं, इनके अलावा जो मजदूर आते हैं इनमें 50% बांग्लादेशी होते हैं जो किसी तरह भारत में घुस गए हैं, आधार कार्ड वगैरह बना लिया, इनका डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही हो गया भारत के एक नागरिक के हिसाब से, और फिर वो अपना यहाँ की जो भी एक सुविधा मिलती है भारत के नागरिकों को, उस सुविधा का पूरा लाभ उठाते हैं और अपना काम भी करते हैं। और बाद में वो समाज में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि वो एक समाज का हिस्सा, एक ज़रूरी हिस्सा समाज उनको समझने लगता है और फिर बाद में इनका अत्याचार चालू होता है। तो भारत के नागरिकों को भी, भारत के नागरिक जहाँ भी है, थोड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। अपने आसपास में किस तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, वो लीगल है, इल्लीगल है, क्या है, इसको जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन से लोग हैं, उनसे साझा करें, उनको बताएं कि यहाँ यही चीज़ हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ रही है, इसको ज़रा चेक किया जाए। कम से कम बोले तो वो अधिकारी एक्शन लेगा, नहीं लेगा वो बात की बात है, कम से कम उस अधिकारी के कान में तो बात पहुंचाई जाए, कम से कम कि इस चीज़ को ज़रा देखा जाए।
इनकी संख्या बढ़ रही है। अगर आप अभी विजिलेंट नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश वाली स्थिति हमें हिंदुस्तान में देखना पड़ेगा। आज मैं एक राज्य उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। चूँकि मैं उड़ीसा में रहता हूँ और भुवनेश्वर में आना जाना है, तो भुवनेश्वर में एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वहाँ पे आप जो भी रोगी आते हैं, वहाँ पे जो भी रोगी आते हैं उसमें बंगाल से आए हुए भीड़ ज़्यादा है, और वो बंगाल से जो भीड़ आती है उसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल में एक भी एम्स नहीं है, और वहाँ से वेस्ट बंगाल से सस्ता इलाज के चक्कर में वो एम्स में आते हैं। एम्स में चूँकि काफ़ी सस्ता में इलाज हो जाता है, 20 रुपये में आपको अच्छा कंसल्टेंसी डॉक्टर का मिलता है, 30 रुपये में आपका एक्सरे होता है। तो ये जो सुविधा उनको उड़ीसा में मिलती है, इसके कारण वो इलाज कराने के लिए उड़ीसा में एम्स में आते हैं और काफ़ी संख्या में आते हैं। तो ये जो भारत के संसाधनों का जो दोहन हो रहा है इन बांग्लादेशी मुसलमान के कारण, इसको भी देखने की ज़रूरत है। मैं उड़ीसा सरकार में जो कंसर्न अधिकारी है उनसे कहना चाहूँगा, इसको ज़रा देखा जाए, इसमें बांग्लादेशी कितने हैं और वेस्ट बंगाल के कितने हैं। वेस्ट बंगाल से आते हैं तो ठीक है वो, लेकिन उसमें बांग्लादेशी हैं। वेस्ट बंगाल से जो भी आते हैं, जो भी भीड़ आती है, उसमें 50% बांग्लादेशी है। इसकी एक गहन जांच का विषय है। वो यहाँ पे आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, डॉक्यूमेंट भारत का बन चुका है उनका, इलाज कराते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इससे भारत के संसाधनों का दोहन हो रहा है। जो भारत के संसाधन भारतीय नागरिक के लिए लगना चाहिए, वो किसी और के लिए लग रहा है। तो खैर, खुशी की बात एक है अभी कि बांग्लादेश में स्थिति सुधर रही है, और भारत सरकार ने भी एक स्ट्रिक्ट वार्निंग बांग्लादेश सरकार को दिया है कि वहाँ पे के अल्पसंख्यकों को पर जो अत्याचार हो रहा है उसे भारत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ा है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे, वहाँ के मिलिट्री पे, वहाँ पे शासन में जो लोग हैं उन पे असर पड़ा है, और अभी इस तरह की घटनाओं की संख्या काफ़ी कम हुई है। प्लस वहाँ के जो हिंदू निकल के आए हैं, इसके कारण भी काफ़ी असर पड़ा है। तो दोस्तों, आपको भी अपने क्षेत्र में थोड़ा एक विजिलेंट होने की ज़रूरत है। आप देखें कि अगर इनकी संख्या बढ़ रही है तो उस संख्या को किस हिसाब से रोका जा सके, किस हिसाब से आप अधिकारी तक बात पहुंचाएं, जो कंसर्न अधिकारी वहां पे उस क्षेत्र के हैं, उस अधिकारी तक बात पहुंचाएं, और इस चीज़ को रोकने का अपने अपने लेवल पे प्रयास करें। अपने अपने लेवल पे प्रयास करेंगे तो एक काफ़ी बड़ा प्रयास होगा, और एक जागरूकता तो फैलेगी ही लोगों में। आज आप उड़ीसा में एम्स की बात कर रहा हो, इसके अलावा उड़ीसा के गांव के क्षेत्र में एक फेरी वाले बहुत घूमते हैं। फेरी वाले एक TVS की गाड़ी खरीद लेते हैं जो कि 60-65 हज़ार के आता है, उसमें दुनिया भर का कपड़ा लाद लेते हैं। वो कपड़ा सारा वो बांग्लादेश से लेके आते हैं। बांग्लादेश से चूँकि बॉर्डर पोरस है, वहाँ से सामान लेके आते हैं, काफ़ी सस्ता में लाते हैं और इंडियन मार्केट में खपाते हैं। यहाँ अच्छा इंडियन मार्केट, ये फेरी करके निकल गए, अपना फेरी करके इनका जहाँ क्षेत्र है वहाँ जाके रहे, फिर अगला दिन फिर किसी दूसरे गांव में फेरी किए। तो इनको कोई टैक्स देने का दरकार नहीं है, अपना यहाँ अपना बिजनेस किए, अपना रोजी रोटी कमाएं, फिर वो निकल गए। ये सारे बांग्लादेशी घूम रहे, जितने फेरी वाले के क्षेत्र में, एक कचड़े वाले का क्षेत्र, एक फेरी वाले के क्षेत्र में इनका कब्जा हो चुका है। आज के दिन में आप एक सर्वे कीजिए, आप अपने क्षेत्र में एक सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस 2 लाइन में, एक कचड़े का लाइन हो गया जो स्क्रैप का काम हो गया या रद्दी का काम हो गया, इसमें बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका है। एक फेरी वाला काम हो गया जो कपड़ों की फेरी लगाते हैं, बर्तन की फेरी लगाते हैं, इनमें भी बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया है। तो इनका चेक करना है, कंसर्न अधिकारी को बोलना है कि भैया ये आदमी आके बिजनेस करता है, आप ज़रा पता लगाइए ये इंडियन है या बांग्लादेशी है। आपको मालूम चलेगा इसमें 80% बांग्लादेशी मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे। तो ये समाज के लिए काफ़ी भयानक स्थिति आने वाले दिनों में पैदा होने वाली है। इनका लैंड जिहाद तो चल ही रहा है, जो कि आज देश के हर क्षेत्र में चल रहा है। तो इनको लैंड बिक्री करने के पहले भी ज़रा सरकार को सोचना चाहिए कि जो लैंड
एक आदमी बेच रहा है, वो किसको बेच रहा है? एक किसी इंडियन को बेच रहा है या बांग्लादेशी को बेच रहा है? इस पे भी सरकार को ज़रा ध्यान देने का दरकार है। तो फिलहाल एक खुशी की खबर एक है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति थोड़ी सुधर रही है, इनका कंडीशन थोड़ा ठीक हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से आवाज़ उठी है। अमेरिका में भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान से भी आवाज़ उठी, और खुद वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं ने खुद अपनी आवाज़ बुलंद की। तो इससे अब उन पर अत्याचार की मात्रा थोड़ी कम हुई है, और उम्मीद करते हैं कि ये क्रमशः ख़त्म होगी और बांग्लादेश के हिंदू पहले जैसे रहते थे उसी हिम्मत के साथ वो बांग्लादेश में रहेंगे और अपने जो अधिकार है उसके प्रति सजग रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, और हमारा वीडियो एक काफ़ी दिनों के बाद आया। उम्मीद करता हूँ आपने पहले जैसे वीडियो को सराहा है, इस वीडियो को भी उसी तरह आप अपना प्यार देंगे, और कोशिश करूँगा हर दिन कम से कम एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ इस मामले में, क्योंकि ये राष्ट्रवादी चैनल है और हमें जागते रहने की ज़रूरत है, एकदम ज़रूरत है। इसमें हम कोताही नहीं बरत सकते, क्योंकि पानी हमारे छाती तक आ चुका है। पानी हम उस दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं कि पानी हमारे गले तक आ जाए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।